हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मस्ती विद एलपी में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जीएस के बेस्ट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में कारगर सिद्ध होंगे और जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। और सुबह मैं किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए आपकी क्लास शाम में ले रहा हूँ। सुबह के लिए दोस्तों क्षमा प्रार्थी हूँ। बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे इसमें दे रखा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं लाहो, नाटी, रोम्फ या थोरा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नाटी। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि जिलों में किया जाता है। यह मेलों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बोलाकाट कर्नाटक राज्य का एक डैश डैश है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें संगीत रूप, चित्रकारी रूप, नृत्य रूप या मूर्ति कला रूप। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नृत्य रूप। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। बोलाकाट नृत्य का विषय कोडवा देवी देवताओं की वीर गतिविधियों पर आधारित है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों को डूडी कहा जाता है। यह नृत्य खुले मैदान में कोडवा पुरुषों द्वारा तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरहोर नृत्य डैश डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड या कर्नाटक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। और दोस्तों, आपने हमारी पिछली 7 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देख लीजिए, उसमें भी बेस्ट क्वेश्चंस करा रखे हैं। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। बिरहोर झारखंड राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाए जाने वाले भारत की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल व रस्सी से टोकरी आदि सामान बनाकर बेचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतवई भारत की डैश डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं मेवाती, खासी, जटापू या भील। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मेवाती। मेवाती कहाँ की है? मेवाती हमारी राजस्थान की है, राजस्थान की। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। रतवई मुख्यतः मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः अरावली, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों की पहाड़ी भागों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें याक नृत्य, जावरो नृत्य, कौशन नृत्य या सोंडोल नृत्य। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सोंडोल नृत्य। इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। स्पावो डांस, जावरो नृत्य, सांड डांस तथा द्रुगपा रचेस आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन दे रखना में वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी या अबुल कलाम आज़ाद। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिनमें से मौलिक अधिकारों की उप समिति थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष के.एम. मुंशी को बनाया गया था। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं हमें के.एम. मुंशी, जेबी कृपलानी, बी पट्टाभी सितार मैया या ए.वी. ठक्कर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा
बी पट्टाभी सीतारमैया, ये गांधी जी के सबसे प्रिय व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, में हुई थी। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने अनेक समिति नियुक्त की थी, जिसमें एक आवास समिति थी जिसके अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी, मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष होते हुए जेबी कृपलानी को बनाया गया था। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उप समिति बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष को बनाया गया था ए बी ठक्कर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा डैश डैश के अध्यक्ष थे। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, प्रत्यय पत्र समिति, कार्यसूची समिति, संघ शक्ति समिति, ये मौलिक अधिकार उप समिति। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय पत्र समिति। इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं आगे। संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई है? ऑप्शन दे रखने में जापान, चाइना, यूके या यूएसएसआर। तो हमें इसका आंसर हो जाएगा यूके, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं आगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, पंचवर्षीय योजना मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, वर्तमान में रसिया। यूएसएसआर कब टूटा था? 1991 में टूटा था। ये यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय सरकार, कानून का शासन आदि यूके के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश डैश से लिया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं हमें फ्रांस से, आयरलैंड से, यूएसए से, ये जापान से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, मतलब यूएसए से। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान में लिए गए प्रावधान, यूएसए से क्या गए प्रावधान लिए गए। उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना या उद्देशिका। यूके, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी कि आर्टिकल 368। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें ब्रह्मी, शारदा, खरोष्टी या नंदनागरी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी। इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ आगे। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। अपवाद स्वरूप अशोक के सहवाजगढ़ी अभिलेख एवं मानसेरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। दोस्तों, आज आवाज़ वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि पास में ही लाउड स्पीकर बज रहा है, इसलिए थोड़ा उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? अभी हमने पीछे देखा इसी में खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था, ये दे रखा था हमें, ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और यही हमारा आगे CDS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। इससे रिलेटेड देखते हैं आगे कुछ। खरोष्टी लिपि एक प्राचीन लिपि है और ब्राह्मी लिपि की तरह है। जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। अशोक के सहवाजगढ़ी एवं मानसेरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी ही है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित
मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनवा या पंजाब? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिंध। आगे देखते हैं कुछ। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। के खोजकर्ता? राखाल दास बनर्जी। 1922 में इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ था। हड़प्पा वर्तमान में जो पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में है ये। के खोजकर्ता? दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने खोज की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक कौन सा था? विशाल अन्नागार था। अगला पॉइंट देखते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता का समयकाल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर यह समय रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन दे रखे हैं हमें कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धोलावीरा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि वर्तमान में लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। और यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापार स्थल था। धोलावीरा भी हमारा गुजरात में, राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में और कालीबंगा हमारा ये राजस्थान में स्थित है वर्तमान में। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। लोथल वर्तमान अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल एक डॉकयार्ड जहाज़ों की गोदी भी है। कालीबंगा ये गंगानगर राजस्थान के स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जो थे वीवी लाल और बी के थापर थे। धोलावीरा वर्तमान कच्छ गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता जेपी जोशी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के पात्र। इससे रिलेटेड आगे देखते हैं कुछ। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है वर्तमान में। अगला पॉइंट। कालीबंगा प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तनों या पात्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से कांच एवं मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें काबिनी, मूसी, भवानी या हेमावती। हमारा इसका आंसर हो जाएगा मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद स्थित है। आगे देखते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक में बिरंगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ भवानी, अमरावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी आदि है। शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है। कृष्णा नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, दूधगंगा आदि हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल नीनो डैश डैश के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं चिली, पेरू, बोलीविया या कोलंबिया। हमारा इसका आंसर हो जाएगा पेरू। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। अल नीनो गर्म जलधारा पेरू के तट पर स्थित उत्पन्न होने वाली स्थानीय जलधारा है। अल नीनो गर्म जलधारा के चलते पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने के फलस्वरूप पेरू के तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है। अटाकामा मरुस्थल में घनघोर वर्षा होने का कारण अल नीनो गर्म जलधारा ही है। अल नीनो एक दक्षिण पूर्व एशिया के मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य ग्रह व आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन ग्रहों में
इन चीज़ को नोट कर लेना दोस्तों, ये चीज़ पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में। जोवियन ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह शामिल हैं, जबकि आंतरिक या पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला दे रखा है हमें बलुई, सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें मृणमय, स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दोनों, ये भी गलत है हमारा और ये भी गलत है। आगे देखते हैं कुछ इसके पॉइंट। बलुई मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत कम तथा बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। बलुई मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। मृणमय मिट्टी में बारीक कणों का अनुपात अधिक तथा बड़े कणों यानी कि स्थूल कणों का अनुपात कम होता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, ये बिल्कुल सही है हमारा। ऑप्शन सी दे रखा है हमें, दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, ये भी सही है। ऑप्शन डी दे रखा है हमें, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ये भी हमारा सही है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं आगे। दक्कन का पठार एक नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक विशाल पठार है। इसके उत्तरी आधार पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है और इसका पूर्वी विस्तार मैकाल पर्वत श्रृंखला तथा कैमूर पहाड़ियों तक है। अगला पॉइंट, यह पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा है। दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार एवं आंध्र का पठार सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है हमें, यह केंद्र सरकार या अन्य या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित अथवा साधन है, ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, उन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित अथवा साधन कहा जाता है, ये भी हमारा सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एक और दो दोनों सही। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं आगे। सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति करता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सरकारी प्रतिभूति निवेशकों को लंबी अवधि के लिए सुरक्षा, तरलता और आकर्षक प्रतिलाभ के अवसर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, भारत में कीमतों की वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्तों की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन दे रखे हैं, सांविधिक चलनिधि अनुपात, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बैंक दर या ब्याज दर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। माल और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ परिवर्तन मापने के लिए सीपीआई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं निशा, जायद, खरीफ या रबी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा निशा। आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। भारत में 3 प्रकार की फसली मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है, खरीफ की फसल मानसून के प्रारंभ में तथा जायद की फसल गर्मी के मौसम में होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1965, 1 जून 1964 या 2 अक्टूबर 1961। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 जून 1964। आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। भारत में मुद्रा की
दशमलव प्रणाली 1957 में प्रचलन में आई। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से पैसा के रूप में जाना जाने लगा। वर्ष 1957 से 1964 के बीच टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया था। भारत में 1 मार्च 1862 को सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की गई थी। सबसे पहले कागजी मुद्रा चाइना ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 74.04%, 78.2% या 70.01% या 83.35%। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 74.04%। आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें लगभग पुरुष साक्षरता दर 82% तथा महिला साक्षरता दर 65% थी। भारत में केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक तथा बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए तथा कौन सा कॉलम बी के साथ सही मिलान है? कॉलम ए बहुत ही गुणधर्म दे रखे हैं और कॉलम बी में हमारी इकाइयाँ दे रखी हैं। हमें क्या दे रखा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? हमारी एम्पियर होती है। और वोल्टेज की क्या होती है? हमारी वोल्ट हो जाएगी। धारिता की क्या होती है? हमारी फैराड। और चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी? हमारी टेस्ला। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का डी नहीं, हमारा पहले का क्या हो जाएगा? सी। पहले का सी किस में दे रखा है? ए में दे रखा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके पॉइंट देखते हैं कुछ। धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला अथवा गॉस है। एक टेस्ला में 1 न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सामान्य तौर पर क्रैकर, माइक्रोवेव, पॉपकॉर्न, बटर और चिकन नगेट्स जैसे खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाने वाला कौन सा संश्लिष्ट सुगंधित कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले भोजन के रासायनिक अपघटन को रोकता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। इसके पॉइंट देख लेते हैं कुछ दोस्तों। तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन या टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन TBHQ एक सिंथेटिक सुगंधित कार्बनिक यौगिक है जो फिनोल का एक प्रकार है। TBHQ का उपयोग खाद्य पदार्थों में एक खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन दे रखा है हमें चिकन पॉक्स, काली खांसी, मलेरिया या ट्यूबरक्लोसिस। हमारा इसका आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। इसके पॉइंट देख लेते हैं कुछ। चिकन पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। वहीं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी एवं काली खांसी फेफड़ों की बैक्टीरियल एवं जीवाणु जनित बीमारी है। मलेरिया रोग का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है तथा इस रोग की वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? पोलियो, HIV एड्स, मीजल्स या इन्फ्लुएंजा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और एवं हिंदू नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।